नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पिछला वीडियो कैसे लगा आप लोगों को, उसकी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। वीडियो को पूरा पूरा देखें, आपको कुछ न कुछ ज़रूर दे के जाएगा, ये मेरा दावा है। अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं एक प्रश्न उठा करके इतना लांग में समझा रहा हूं, अंदर में जा करके आप लोग वहां से देखेंगे तो लगभग जो प्रश्न बना है उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपको मिलने वाला है। अगर तो ध्यान रखना, हर प्रश्न का जवाब उसी में है। अगर आप लोग पूरी वीडियो हमारी देखेंगे तो आप लोगों को पूरी तरीके से पता चल जाएगा। ये पिछले विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं। तो आइए हम आज अपनी मैराथन क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कोरबा का एल्युमिनियम उद्योग किस राज्य में है। आपके सामने ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो कोरबा का एल्युमिनियम उद्योग, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला सूबे की ऊर्जा धानी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये छत्तीसगढ़ का जिला है। कोरबा में ही सरकारी विद्युत उत्पादन कंपनी एनटीपीसी भी मौजूद है। साथ ही बिजली पैदा करने वाली कई निजी कंपनियों के प्लांट भी इसी जिले में ऊर्जा धानी हैं, इसीलिए इसे ऊर्जा धानी के नाम से भी जाना जाता है। और वहां पे वैसे भी क्या कोयले का भंडार पाया जाता है, तो ऊर्जा के लिए तो बहुत बड़ा साधन है। एशिया का सबसे बड़ा ओपन कास्ट माइन यानी खुला कोयला खदान कोरबा जिले के गेवरा में है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इसी जिले में भारत का सबसे बड़ा एल्युमिनियम संयंत्र भारत एल्युमिनियम कंपनी बाल्को भी यहीं पर है। बाल्को, नाल्को, सभी कंपनियों के नाम अभी हम बता देते हैं। कहीं से भी प्रश्न अगर उठता है तो आप लोग चिंता न करें, हर प्रश्न का हल आपको मिलेगा, ठीक है। कोरबा जनजाति भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, ये भी जानते हैं आप लोग। विशेष संरक्षित जनजाति है कोरबा जनजाति, जिन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है दत्तक पुत्र किसे कहा जाता है, तो कोरबा जनजाति को, ठीक है। इस जनजाति के लोग आमतौर पर बस्ती इलाकों से अलग पहाड़ों में जाके रहते हैं। चूंकि अब इनकी आबादी काफी कम हो चुकी है तो ये अपने आप को संरक्षित जनजाति का, इसीलिए इनको संरक्षित जनजाति का दर्जा मिला है, ठीक है। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना जो स्थापित किया गया था, इसको भी ध्यान रखना, 1937 में पश्चिम बंगाल के आसनसोल नामक जगह पर, जहां जायज नगर है, जेके नगर के नाम से प्रसिद्ध है, वहीं पे स्थापित किया गया था। इसके बाद जेके नगर में एल्युमिनियम कारखाना एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हिंडाल्को के नाम से ये भी प्रसिद्ध है। हिंडाल्को एक कंपनी है, हिंडाल्को एल्युमिनियम कारखाना है। हिंडाल्को की स्थापना 1958 में की गई थी। जो ये उत्तर प्रदेश का, अपने ही उत्तर प्रदेश का रेणुकूट है नामक स्थान है, वहीं पे इसकी स्थापना की गई थी। हिंडाल्को की स्थापना जो की गई थी वो किसके सहयोग से की गई थी, तो हिंडाल्को की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से की गई थी, ठीक है। इसका पूरा नाम है, आप लोग कमेंट में बताइएगा हिंडाल्को का, ठीक है। इसके बाद आता है नाल्को। नाल्को भी एल्युमिनियम कारखाना है। नाल्को की स्थापना 1981 में ओडिशा के दामन जोड़ी नामक जगह पे की गई थी, ठीक है। नाल्को की स्थापना फ्रांस के सहयोग से की गई थी, ये भी ध्यान रखना। नाल्को का पूरा नाम नेशनल एल्युमिनियम लिमिटेड कंपनी है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। नाल्को भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा एल्युमिनियम कारखाना भी है, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद आता है माल्को। माल्को एल्युमिनियम कारखाना ये भी है। माल्को एल्युमिनियम कारखाना कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के किस स्थान पे है, मैटूर नामक जगह पर स्थित है। माल्को कारखाना इटली के सहयोग से बनाया गया था, ये भी ध्यान रखना, किसके सहयोग से, तो इटली के सहयोग से। माल्को का पूरा नाम मद्रास एल्युमिनियम कंपनी है, ठीक है। तो ये सब ऐसी ऐसी बातें हैं जो आपको कहीं से भी प्रश्न उठता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका प्रश्न क्या था, कोरबा का एल्युमिनियम उद्योग किस राज्य में, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो अब आप लोगों को पता चल चुका होगा कि ये कोरबा जो एल्युमिनियम कारखाना है ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो कहीं से कोई प्रश्न उठे, छूटना नहीं चाहिए बस। दूसरा प्रश्न आता है, कोयना परियोजना किस राज्य में है। बढ़िया प्रश्न है, परियोजनाओं से संबंधित एक न एक प्रश्न उठाए जाते हैं, ठीक है। कोयना परियोजना भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना में से एक है। यह महाराष्ट्र के सतारा जिले में देशमुख बाड़ी के निकट फोफली एक स्थान है, वहीं पे बनी हुई है। यह परियोजना कोयना नामक नदी पर स्थापित जल विद्युत परियोजना है। कोयना योजना का जो आरंभ हुआ था 62-63 के
आसपास हुआ था। ठीक है, तो कोयना परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो कोयना परियोजना महाराष्ट्र राज्य की परियोजना है। इसका भी ध्यान रखना, किस नदी पर? कोयना नदी पर। अब विदेश से आता है प्रश्न, हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ओमान मिस्र को, ओमान ईरान को, ईरान और इराक को, या फिर चौथा ऑप्शन है इराक और ओमान को। तो हार्मुज जल संधि एक प्रकार की जल संधि है, पश्चिम एशिया की एक प्रमुख जल संधि है, जो ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करती है। ध्यान रखना, इसके दक्षिण में संयुक्त अरब अमीरात और ओमान का मुसंदम नामक बही क्षेत्र है, ये भी ध्यान रखना। तेल का निर्यात की दृष्टि से यह जलडमरू मध्य बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि इराक, कतर, ईरान जैसे आदि देश जो तेल उत्पादक देश हैं, उनका निर्यात यहीं से होता है। अपने सबसे कम चौड़े स्थान पर इसके दोनों तटों पर 39 किलोमीटर की दूरी है। यह ईरान देश और ओमान देश को अलग करती है। हार्मुज जल संधि ईरान और ओमान को। तुम्हारा प्रश्न क्या है? हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ओमान, और इसका सही उत्तर आएगा ओमान और ईरान को। तो पढ़ते रहिए, कहीं से भी प्रश्न उठे छोड़ना नहीं है, तोड़ना है, छोड़ना नहीं है। घाना पक्षी उद्यान का परिवर्तित नाम क्या है? घाना पक्षी उद्यान, नवाबगंज पक्षी उद्यान, लाख बहोसी पक्षी उद्यान, केवला देव पक्षी उद्यान, या सांडी पक्षी विहार या उद्यान। ठीक है, तो घाना पक्षी उद्यान का परिवर्तित नाम, पक्षी विहार में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे है? आइए देख लेते हैं सभी पक्षी विहार को। एक प्रश्न यहां से भी आता है। 1986 में इसका जो क्षेत्रफल है 2 किलोमीटर। समरसपुर पक्षी विहार रायबरेली में 1857 में स्थापित किया गया था, 8 किलोमीटर इसका क्षेत्र है। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में स्थापित है, 1988 में इसका जो क्षेत्रफल है 30 किलोमीटर है। सांडी पक्षी विहार कहाँ पे है? हरदोई में है। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1990 में हुई थी। इसका जो क्षेत्रफल है कितना है? तो 3 किलोमीटर है। ठीक है, नवाबगंज, समरसपुर, लाख बहोसी, ऐसे याद करना कि रट जाना चाहिए। यहां से प्रश्न हमेशा उठाए जाते हैं हर एग्जाम में, आपको चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर एग्जाम में मिलने वाले हैं। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पे है? तो संत कबीर नगर। इसकी स्थापना 1990 में, कितना वर्ग किलोमीटर? 32 वर्ग किलोमीटर। ओखला पक्षी विहार कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर। स्थापना कब हुई? 1990 में, 4 किलोमीटर के जो इसका जो क्षेत्रफल है। पार्वती आर्गा पक्षी विहार कहाँ पे है? गोंडा में है, 1990 में इसकी भी स्थापना हुई थी, 11 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में। समाना पक्षी विहार कहाँ पे है? मैनपुरी में है, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी, 5 किलोमीटर का क्षेत्रफल है। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पे है? तो मोहब्बा हमीरपुर में है। इसकी जो स्थापना हुई थी कहाँ पे हुई, कब हुई थी? तो 1990 में हुई थी। इसका जो क्षेत्रफल है कितना है? 3 किलोमीटर। इसी तरीके से बिल्कुल रट जाना चाहिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक बार दो बार स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप लोग, क्योंकि वीडियो लंबा है, आप लोग ढूंढ नहीं पाएंगे। स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ध्यान रखना स्क्रीनशॉट की बहुत जरूरत है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे तो वहां पे ढूंढ पाए जाएंगे। पटना पक्षी विहार कहाँ पे है? तो एटा जिले में है, 1990 में कई बार पूछा जा चुका है। इसका जो क्षेत्रफल है वो छोटा है, 1 किलोमीटर का इर्द गिर्द है। उसके बाद आता है सुरहाताल, भी कई बार पूछा जा चुका है। कहाँ पे है? तो ये बलिया में है। कब स्थापना हुई? 1991 में हुई, सॉरी। इसका जो क्षेत्रफल है 34 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पे है? आगरा में है, 1991 में इसकी भी स्थापना हुई थी। इसका जो क्षेत्रफल है 4 किलोमीटर में। उसके बाद आता है भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। ये नया पक्षी विहार है, 2003 में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? तो प्रतापगढ़ जिले में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब हमारा प्रश्न क्या था? घाना पक्षी उद्यान का परिवर्तित नाम क्या है? नवाबगंज, लाख बहोसी, केवला देव, सांडी पक्षी विहार। अब आप लोगों को पता चल चुका होगा, यहां से टिक कर दीजिए या फिर हम बताएं। तो जो परिवर्तित नाम है इसका केवला देव पक्षी विहार है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? यहां से भी कभी कभी प्रश्न उठा लिया जाता है, पुलिस जैसी परीक्षाओं में तो अक्सर पूछा जाता है। गोरखपुर, मेलगांव गुवाहाटी, कोलकाता या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है आपके ऑप्शन है, यहां से आपको चुनाव करना है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं। तो मध्य रेलवे जो इसका मुख्यालय है, इसको देखते हैं। तो इसका मुख्यालय मुंबई टर्मिनल। उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली।
पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का जो मुख्यालय है, जो तुम्हारा प्रश्न है उत्तर या पूर्वोत्तर, ये मेल गांव गुवाहाटी में है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद, दक्षिण रेलवे का चेन्नई सेंट्रल, पश्चिम रेलवे का मुंबई चर्चगेट, दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुगली कर्नाटक, उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर राजस्थान और पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर मध्य प्रदेश। याद रख लेना 12 है, 12। इन 12 को का स्क्रीनशॉट रख लेना, एक दो बार देख लेंगे आप लोग, कहीं पे जाइए चलते रहिए देख लीजिए, ऐसा स्क्रीनशॉट आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है परीक्षा की डेट आगे आने वाले समय में टल भी जाए, आप लोगों को मौका मिल जाए, लेकिन अब चूकना मत मेरे दोस्तों, अब चूकना, अगर चूके तो सब कुछ गया, ठीक है। अगर मौका मिल रहा है तो आप लोगों को एक सुनहरा मौका मिल रहा है, ध्यान रखना इस बात को, उसको गंवाना नहीं है। अब की बार हमारी सरकार, ये तय करके रखना और पार कर जाना। छठवां प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आइए थोड़ा बहुत इसमें जानकारी ले लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर की 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में से एक है, जो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी में सन 1969 से अपनी स्थापना के बाद से चालू है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है केंद्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? तो इसका उत्तर है नागपुर में। 7वां प्रश्न है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, मकालू, नंदा देवी या मंसालू? हिमालय से प्रश्न आता है, याद रखना इसको। भारत में सबसे ऊंची हिमालय पर्वत चोटी है कंचनजंगा, नंदा देवी और कामेट श्रृंखला, जो भारत में है, ठीक है। कंचनजंगा जो है दुनिया के तीसरे और भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी है, इसका भी ध्यान रखना, नोट करते हुए चलना, हर चीज जो बोल रहा हूं सब नोट करना। कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा पर ग्रेट हिमालय पर्वतमाला सिक्किम राज्य में है, ये भी ध्यान रखना। कंचनजंगा जो है सिक्किम राज्य में है, और बात हो रही है हिमालय की, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा है नंदा देवी शिखर, तीसरा है कामेट चोटी, तीसरे स्थान पे आता है। तो ये तीनों चोटियां, अभी इसके पहले कामेट जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में है, गढ़वाल क्षेत्र के जास्कर पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है, ये भी ध्यान रखना। कामेट गढ़वाल हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। कामेट पर्वत शिखर 3 प्रमुख पड़ोसी चोटियों से घिरा हुआ है और तिब्बत के बहुत ही करीब स्थित है कामेट, ठीक है। इसके बाद चौथा आता है साल्टोरो कांगड़ी चोटी, चौथे नंबर पे है। साल्टोरो कांगड़ी चोटी कहाँ पे है, पूछा जा सकता है। काराकोरम की एक उप श्रृंखला साल्टोरो पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। साल्टोरो पर्वत ग्रेट काराकोरम के केंद्र में स्थित है और दुनिया के सबसे लंबे ग्लेशियर यानी सियाचिन ग्लेशियर के बहुत करीब है, ध्यान रखना। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी आपका उत्तर है कंचनजंगा। इसके बाद आता है दर्रों से सवाल, यहां से भी सवाल उठाया जाता है। जोजिला दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? इसके बाद मैं भारत भूगोल भी लेके आऊंगा, पूरा मैराथन, चिंता मत कीजिए, पूरा दूंगा। तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर, श्रीनगर से कश्मीर, कश्मीर से लेह, लेह से श्रीनगर, किनको जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा, यह जम्मू और कश्मीर की जास्कर रेंज में स्थित है, पहली चीज तो ये ध्यान रखना। श्रीनगर से लेह तक का सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता है। इसका निर्माण सिंध नदी द्वारा किया गया है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं और दर्रे कितने हैं। जोजिला के बाद बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा किस श्रेणी में है? तो पीर पंजाल श्रेणी में, इसका भी ध्यान रखना। 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर एक पहाड़ी दर्रा या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिणी के मैदानी इलाकों से जोड़ता है। कश्मीरी भाषा में बनिहाल का अर्थ होता है बर्फीला या बर्फीला तूफान। इसके बाद आता है सिपकीला दर्रा, सिपकीला भारत चीन सीमा पर स्थित है, ये भी ध्यान रखना। भारत चीन सीमा पर महत्वपूर्ण आकार की 1 दर्जन इमारतों के साथ ये पहाड़ी दर्रा और सीमा चौकी भी है। सतलुज नदी इसी दर्रे के समीप से गुजरती है। इसके बाद आता है बारालाचाला दर्रा, बारालाचाला दर्रा जो है ये बारालाचा पास के नाम से भी जाना जाता है।
ये किस रेंज में है? जास्कर रेंज में है। ठीक है, ये जास्कर रेंज की उच्च पर्वतीय दर्रा है जो हिमालय प्रदेश के लाहौल जिले को लद्दाख के लेह जिले से जोड़ता है। ध्यान रखना इसको, लेह मनाली राजमार्ग इसी दर्रे में स्थित है। इसके बाद आता है अगला रोहतांग दर्रा। यह मनाली से लगभग 51-52 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय की पीर पंजाब श्रृंखला के पूर्वी छोर पर एक उच्च पहाड़ी दर्रा है। यह कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है। पूछा जाता है सवाल कि किसको किसको जोड़ता है। माना दर्रा है। यह दर्रा दुनिया के सबसे ऊंचे वाहन सुलभ दर्रों में से एक है, जिसमें सीमा सड़क संगठन द्वारा भारतीय सेना के लिए 2005 से 10 के बीच में की अवधि में एक सड़क भी बनाई गई। ठीक है, माना दर्रा भारत और चीन सीमा के बीच अंतिम बिंदु भी है, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद आता है नीति दर्रा। 5800 मीटर पर स्थित नीति दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ता है। यह दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा, नाथुला पूर्वी सिक्किम जिले में स्थित है, इसका भी ध्यान रखना। यह भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। तिब्बत में नाथु का अर्थ होता है सुनने वाले कान और ला का अर्थ होता है पास। इसके बाद जेलेपल्ला या जेले पास, ठीक है, ये पूर्वी सिक्किम जिले और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में है। लेह और श्रीनगर को, आपका जो उत्तर है जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो ये दर्रों से संबंधित सबका स्क्रीनशॉट आप लेते हुए चलिए, ना तो गड़बड़ कर देंगे। एक बार में याद नहीं होगा, कम से कम 2 से 3 बार आपको देखना है तो स्क्रीनशॉट रहेगा। टाइम अभी कितना है कितना नहीं है कोई पता नहीं है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री देशांतर, 240 डिग्री देशांतर, 360 डिग्री देशांतर। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीच 180 डिग्री एमोत्तर या देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा होती है। इस रेखा पर तिथि का परिवर्तन होता है। इस रेखा का निर्धारण 1884 में वाशिंगटन में संपन्न एक सम्मेलन में किया गया था। ठीक है, इसका ध्यान रखना कि 180 डिग्री देशांतर। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर को, इसका ध्यान रखना, छूटना कुछ भी नहीं चाहिए। सेंट हेलेना किस महासागर में स्थित है? उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत या दक्षिणी प्रशांत महासागर में? आपके ये ऑप्शन है, यहीं से आपको छाटना है। सेंट हेलेना जो है, सेंट हेलेना आप कॉन्स्टेंट पोल के नाम से रखा गया है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में ज्वालामुखी के माध्यम से यह विकसित हुआ है, एक द्वीप है। यह ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र सेंट हेलेना एसेंस और त्रिस्तान दा कुन्हा का एक हिस्सा है। इसकी जो राजधानी है जेम्स टाउन है। 11वां प्रश्न है, बुलर झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या जम्मू कश्मीर? ये काफी इंपॉर्टेंट झील है, ध्यान रखना। तो बुलर झील भारत के जम्मू और कश्मीर प्रदेश के बाड़ीपोरा जिले में स्थित है। यह मीठे पानी की झील है। अब मीठे पानी की झील इसलिए है, यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसका ध्यान रखना, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बुलर झील है। ठीक है, यहां से झेलम नदी के मार्ग पड़ता है। झेलम नदी इसी झील से होकर के अपना पानी इसी झील में डालती है और निकाल देती है। ठीक है, इसीलिए मीठे पानी की झील है। मौसम के अनुसार इस झील के आकार में बहुत विस्तार और सिकोड़ भी होता है। इसका आकार 30 वर्ग किलोमीटर से 260 किलोमीटर के बीच बदलता है। अपने बड़े आकार के कारण इस झील में बड़ी बड़ी लहरें आती हैं। तुलबुल परियोजना एक परियोजना है, इसी झील पर स्थित है। कई बार एग्जाम में आ चुका है तुलबुल परियोजना। ठीक है, किस नदी पर बनाया गया? तो झेलम नदी। कहां पे? बुलर झील के पास। बुलर झील एक भूगर्भिक क्रिया से निर्मित झील है, यह भी ध्यान रखना। ठीक है, बुलर झील कहाँ है? तो अब तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कहाँ पे है। तो बुलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, वैसे तो कोई प्रश्न छूटना नहीं चाहिए।
शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? प्रश्न बढ़िया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। शिवपुरी अभी तक प्रश्न में आया नहीं है, कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन हो सकता है आ जाए। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। माधव का नाम आया है पेपर में, इसीलिए शिवपुरी लेके आया हूं। कभी कभी शिवपुरी के नाम से भी पूछा जा सकता है। शिवपुरी उत्तर में स्थित और पर्यटकों के लिए बढ़िया केंद्र है। उद्यान में पाई जाने वाली प्रमुख जो प्रजातियां हैं वो हिरण की है। इस राष्ट्रीय उद्यान को 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत और भी अधिक सुरक्षित बनाया गया है। किस राष्ट्रीय उद्यान को? माधवपुर, इसी का नाम शिवपुरी है। ठीक है, शिवपुरी स्थान है, तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। माधवपुर पूछता है आप लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन शिवपुरी पूछेगा तो नहीं, इसीलिए शिवपुरी लेके आया हूं। गंडक परियोजना किस राज्य की परियोजना है? उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश बिहार दोनों की? इनमें से कोई नहीं। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, ऑप्शन में 1 और 2, इनमें से कोई नहीं। तो गंडक नदी परियोजना, गंडक नदी नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है, जिसे बड़ी गंडक या केवल गंडक भी कहा जाता है। इस नदी को नेपाल में शालिग्रामी या शालिग्राम नदी कहा जाता है। मैदानी भाग में जब ये आती है तो इसे नारायणी या सप्त गंडकी नाम से जाना जाता है। यह नदी पटना के सम्मुख गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो शायद ये गंगा से की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी होगी, इसका भी ध्यान रखना। ये बिहार और उत्तर प्रदेश की जो गंडक परियोजना है, दोनों ये क्या है? दोनों की संयुक्त परियोजना है। 1949 के भारत नेपाल समझौते के तहत इससे नेपाल को भी लाभ मिलता है। इस परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर हेड रेगुलेटर के नीचे बिहार के वाल्मीकि नगर में एक बैराज बनाया गया है। इसी बैराज से 4 नहरें निकाली गई, जिसमें 2 नहरें भारत को और 2 नहरें नेपाल को सौंपी गई हैं। ठीक है, यहाँ 14 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होता है और यहाँ से निकाली गई नहरें चंपारण के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से को सिंचाई भी प्रदान करती हैं। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर है बिहार और उत्तर प्रदेश। तीसरा ऑप्शन सही है। गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, साथ में नेपाल भी शामिल है। दंडकारण्य योजना किस राज्य में है? बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या झारखंड? इसको भी देख लेते हैं। दंडकारण्य योजना, ठीक है, तो ये दंडकारण्य योजना है, छत्तीसगढ़ की योजना है, इसका भी ध्यान रखना। इसके बाद आता है प्रेरीज को अफ्रीका में किस नाम से जाना जाता है? बहुत बार प्रश्न आ चुका है। घास के मैदानों से, सवाना घास के मैदान, प्रेरीज घास के मैदान, तो इसका जो प्रेरीज अफ्रीका के किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, बेल्ट डाउन्स, केवल एक और 2 दोनों। अफ्रीका में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो प्रेरी पृथ्वी के समशीतोष्ण क्षेत्र की जलवायु है। ठीक है, स्थित विशाल घास के मैदान होते हैं ये। इनमें तापमान ग्रीष्म ऋतु में माध्यम और शीत ऋतु में ठंडा हो जाता है और माध्यम मात्राओं में बर्फ की बारिश भी पड़ती है। यहाँ पर वनस्पति जीवन घास फूस और छोटी झाड़ों के रूप में अधिक, पेड़ों के रूप में कम देखने को मिलते हैं। यहाँ झाड़ियां उगती हैं घासों के बड़ी बड़ी, ध्यान रखना इसको। ठीक है, ऐसे घासदार मैदान को उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, यूरेशिया में स्टेपी या स्टेपी, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में पंपा और दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में पंपा और दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट, ध्यान रखना, सबको बता दिया हूं। तो आपके प्रश्न का जो उत्तर है वो है बेल्ट। बाकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कहीं से भी घासों का नाम पूछा जाएगा, प्रेरी को किस देश में क्या कहा जाता है, तो आप वीडियो में नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर आपको ढूंढना है तो स्क्रीनशॉट में 16वां है। किस पड़ोसी देश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है? नेपाल, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान। अगर बांग्लादेश ना हो तो चीन के साथ। ठीक है, आइए सीमा रेखा को देखते हैं। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच और बांग्लादेश के बीच। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच खींची गई एक रेखा है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई एक रेखा थी, जो भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच हो गई है। ठीक है, पाक जल संधि ये क्या है? भारत और श्रीलंका
के बीच की एक जल संधि है। इसी जल संधि के द्वारा क्या होता है, श्रीलंका भारत से अलग होता है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं हैं, इनसे प्रश्न आता है तो आप लोग अब छोड़ेंगे नहीं। तो सबसे बड़ी सीमा रेखा कौन साझा करता है, बांग्लादेश। ये आपके ऑप्शन में बांग्लादेश नहीं होगा तो चीन आएगा। 17वां प्रश्न है, जावर खान किस राज्य में है, जावर खान। ठीक है, जावर खान विश्व की सबसे पुरानी जस्ते की खान में से एक है। यह खान अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत स्थित है। मोचिया मोगरा पहाड़ी खनन कार्यों के मुख्य भाग है, जो उदयपुर नगर के ठीक दक्षिण में 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये जावर की खान कहाँ पे, उदयपुर जिला या नगर, कुछ भी दिया जाए। ठीक है, तो जावर की खान कहाँ पे स्थित है, तो उदयपुर कहाँ पे है, उदयपुर शहर कहाँ है, राजस्थान राज्य का एक जिला है। ठीक, इसका ध्यान रखना। 18वां प्रश्न है, सबसे अधिक चमकीला तारा सूर्य, साइरिस, 1 और 2 दोनों, केवल 2। साइरिस एक क्षुद्र ग्रह भी है, सीरियस जिसका नाम है। ठीक है, उसको भी ध्यान रखना। मंदाकिनी या गैलेक्सी असंख्य, आइए पूरा डिटेल देख लेते हैं। मंदाकिनी या गैलेक्सी असंख्य तारों का समूह है, जो स्वच्छ और अंधेरी रात में आकाश के बीच से जाते हुए अर्धचक्र के रूप में और झिलमिलाती जो मेखला होती है उसी के समान ये दिखाई पड़ते हैं। यह मेखला वस्तुतः एक पूर्ण चक्र का अंग है, जिसका क्षितिज नीचे का भाग नहीं दिखाई देता। भारत में इसे मंदाकिनी, स्वर्णगंगा आदि कई नामों से जाना जाता है। सौरमंडल में सूर्य वह खगोलीय वस्तुएं सम्मिलित हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए हैं, किसी तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा कर रहे हैं। उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रहीय मंडल कहा जाता है। ग्रहीय मंडल किसे कहा जाता है, तो आप लोग यहां से लिख लीजिएगा, जो बोल रहा हूं नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, सौरमंडल सूर्य और उसकी परिक्रमा करते हुए क्षुद्र ग्रह धूमकेतु से बना है। इसके केंद्र में सूर्य है और सबसे बाहरी सीमा पर वरुण ग्रह है। वरुण के परे एक ग्रह पहले था, यम, अब उसे बौने ग्रह के रूप में डाल दिया गया, इसका ध्यान रखना। ठीक है, सूर्य अथवा सूरज सौरमंडल का के केंद्र में है। स्थिति एक जी श्रेणी के मुख्य अनुक्रम तारा है, जिसके इर्द गिर्द पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य अवयव घूमते रहते हैं, इसका भी ध्यान रखना। ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार है सूर्य। मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है। परमाणु विलय, परमाणु संलयन। ठीक है, बुध सौरमंडल का सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है, आकार में सबसे छोटा भी है, इसका भी ध्यान रखना। अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में अब 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इन 8 ग्रहों को याद रखना और ये क्रम से हैं, इसका भी ध्यान रखना। ठीक है, कोई भी प्रश्न छूटने न पाए, ध्यान रखना। हर प्रश्न को हल करना है, कहीं से भी आए। अगर आप लोग हल नहीं करेंगे तो हमारा पढ़ाना भी बेकार हो जाएगा, इसीलिए आप लोग हल करते हुए चलिए। तो सबसे चमकीला तारा कौन सा है, ऑप्शन है सूर्य, साइरिस, 1 और 2 दोनों, या केवल 2। अब तो आप लोगों को पता चल चुका होगा, उत्तर है साइरिस। ठीक है, साइरिस सबसे चमकीला तारा है। प्रश्न 19वां है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली, मथुरा, वाराणसी और कोलकाता को जोड़ता है। नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 3 या नेशनल हाईवे संख्या 4, आपके ऑप्शन है। और प्रश्न पूछ रहा है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली, मथुरा, वाराणसी और कोलकाता को जोड़ता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है, तो नेशनल हाईवे संख्या 27, जो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 4117 किलोमीटर है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे 24। आइए राष्ट्रीय राजमार्गों को देखते हैं और किन से इनकी जुड़ा होता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 नेशनल हाईवे 1 अटारी को दिल्ली से 456 किलोमीटर की लंबाई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 नेशनल हाईवे नंबर 2
दिल्ली कोलकाता को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 3, मुंबई को आगरा से, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 वाराणसी से कन्याकुमारी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है। ठीक है, जिसकी जो दूरी है 1428 किलोमीटर समथिंग होगी। तो राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित ये प्रश्न जल्दी आता नहीं है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, याद रखना जरूरी है। यदि आप लोग याद रख सकें तो याद रख लेना, ज़्यादा इसीलिए नहीं बताया हूँ। अब बाकी तो बहुत हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं, अब कितना गिनती करोगे। तो इसका सही उत्तर है नेशनल हाईवे संख्या 2। बढ़िया प्रश्न है 20वां। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं पूर्वी पवनें या व्यापारिक पवनें, पश्चिमी पवनें या पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें या ध्रुवीय पवनें। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ध्रुवीय पूर्वी पवनें या ध्रुवीय पवनें, इसका ध्यान रखना, ये आपके ऑप्शन है। तो आइए, एक स्थान से एक निश्चित दिशा की ओर चलती हुई वायु को जो है पवन कहते हैं। पवन किसे कहते हैं? तो एक स्थान से एक निश्चित दिशा की तरफ चलती हुई वायु को पवन कहते हैं। पवन हमेशा उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। ठीक है, वायुदाब के अंतर के कारण क्षैतिज रूपों में चलने वाली वायु को पवन कहते हैं। जब वायु ऊर्ध्वाधर रूप में गतिमान होती है तो उसे वायुधारा कहते हैं। याद रखना, वायुमंडल में वायुधाराओं से मिलकर वायुमंडल का परिसंचरण व्यवस्था बनती है, ये भी ध्यान रखना। वायुदाब प्रवणता किसे कहते हैं? कि इन्हीं दो स्थानों के बीच जो होता है वायुदाब के अंतर को वायुदाब प्रवणता कहते हैं। यह प्रवणता क्षैतिज दिशा में होती है। दाब प्रवणता को बैरोमेट्रिक ढाल भी कहते हैं। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना, प्रवणता से अगर प्रश्न आता है तो। वायुदाब की प्रवणता और पवन की गति में बहुत निकट का संबंध होता है, ये इसका विशेष ध्यान। दो स्थानों के बीच वायुदाब जितना अधिक अंतर होगा, हवा का पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। इसके विपरीत यदि वायुदाब की प्रवणता मंद होती है, कम होती है, तो पवन की गति भी कम हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया है प्रश्न, इसका ध्यान रखना। पूरा वायुदाब प्रवणता भी बता दिया हूं। अब सवाल यहां से अगर आता है कोई दिक्कत नहीं। कोरियालिस बल, ये भी हवाओं को प्रभावित करता है। पृथ्वी के परिभ्रमण घूर्णन के कारण पवनें विक्षेपित हो जाती हैं, इसे कोरियालिस बल कहते हैं तथा इस बल के प्रभाव को कोरियालिस प्रभाव कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। इस प्रभाव के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इस प्रभाव को फेरल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, इसीलिए इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। प्रश्न आता है, कोरियालिस बल के कारण दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं किस तरफ मुड़ती हैं, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किस तरफ मुड़ जाती हैं, कोरियालिस बल किसे कहते हैं, फेरल का नियम किसे कहा जाता है, ये प्रश्न कई बार आ चुका है। छोटे एग्जामों से लेकर के पीसीएस यूपीएससी तक के एग्जामों में भी ये आता है। वैश्विक स्तर पर पवनों के निम्न प्रकार होते हैं, आइए देख लेते हैं। भूमंडल या अस्थायी पवनें, इन्हें प्रचलित या सनातनी पवनें भी कहा जाता है। आवर्ती पवनें, सामयिक पवनें, मौसमी पवनें या अस्थायी पवनों के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद स्थानीय पवनें। ठीक है, ये तीन प्रकार की जो पवनें दिखाई दे रही हैं इनको भी याद रख लेना, पूछा जा सकता है। सामान्यतः पवनें सदैव उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन के उत्पन्न कोरियालिस बल के कारण ये पवनें सीधी नहीं चलती, अपितु अपने प्रभाव मार्ग में ये मुड़ जाती हैं। ठीक है, इनके तीन उपविभाग हैं, पूर्वी पवनें या व्यापारिक पवनें, पश्चिमी पवनें या पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें या ध्रुवीय पूर्वी पवनें, ये तीन इसके उपविभाग हैं, इसका भी ध्यान रखना। ठीक है, पूर्वी पवनें या व्यापारिक पवनें किसे कहते हैं? तो पूर्वी पवनें या व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्रों से विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती हैं। इन्हें ट्रेड विंड भी कहते हैं। ट्रेड जर्मनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पथ। ट्रेड के चलने का अर्थ नियमित रूप से एक ही पथ पर निरंतर एक ही दिशा में चलना, अतः इन्हें सन्मार्गी पवनें भी कहते हैं। इसका ध्यान रखना, ये प्रश्न आता है। इसके बाद दूसरा नंबर पे आता है पश्चिमी पवनें या पछुआ पवनें।
पश्चिमी या पछुआ पौने उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से अधो ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर चलती हैं। कोरियालिस बल के कारण ये पौने उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ करके चलती हैं और यहाँ इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम होती है। दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़कर चलती हैं, यहाँ इनकी दिशा उत्तर पश्चिम होती है। ठीक है, मुख्य दिशा पश्चिम होने के कारण इन्हें पश्चिमी पौने भी कहा जाता है। ठीक है, पश्चिमी पौने या पछुआ पौने कहा जाता है, तो ध्यान रखना। इसके बाद 40 डिग्री अक्षांश पर इनके कुछ नाम दिए गए, 40, 50, 60। तो 40 डिग्री अक्षांश पर गरजती चालीसा या दहाड़ती चालीसा के नाम से जाना जाता है किसे? पछुआ पौनों को। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर प्रचंड पचासा या भयंकर पचासा या डरावनी पचासा के नाम से जाना जाता है किसको? पश्चिमी पवनों को। ध्यान रखना इस बात को, ये पौने। इसके बाद तीसरा आता है ध्रुवीय पूर्वी पौने या ध्रुवीय पौने। ये पौने उच्च ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से अधो ध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व दक्षिणी पश्चिम की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर हो जाती है। ठीक है, पवनों के आइए स्थानीय नाम देख लेते हैं। लू, लू कहाँ पे चलती है? लू अति गर्म हवा होती है, शुष्क हवा होती है, जो मई और जून के महीने में भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में चलती है। फान, अल्पस पर्वतमाला के पवनाभिमुख उत्तरी ढालों पर नीचे की ओर उतरने वाली तीव्र झोंकेदार शुष्क और गर्म स्थानीय पौने को फान या फुहान कहा जाता है। प्रश्न आता है यहां से, निश्चित आता है, कहीं किसी न किसी एग्जाम में, मैं नहीं कर रहा हूं कि यूपीपी में आएगा, लेकिन आता है। चिनूक, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में राकी पर्वतमाला के पूर्वी ढालों पर नीचे उतरती हुई गर्म चिनूक होती हैं। ठीक है। सरका, सिरका, इनका नाम सिरका है। यह गर्म शुष्क तथा रेत से भरी हवा होती है। सहारा के रेगिस्तानी भाग से उत्तर की ओर भूमध्य सागर की ओर इटली और स्पेन में प्रविष्ट होती है। यहाँ इनसे होने वाली वर्षा को रक्त वर्षा कहते हैं। ठीक है, रक्त वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक रोलर, ये उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदानों में चलने वाली गर्म एवं धूल भरी शुष्क हवाएं होती हैं, इसका भी ध्यान रखना। ब्लैक रोलर। योमा, यह जापान में सेंटाइना के समान ही चलने वाली गर्म व शुष्क हवाएं हैं, इसका भी ध्यान रखना। ठीक है, हर एक चीज लेके आया हूं। टेम्पोरल, यह मध्य अमेरिका में चलने वाली मानसूनी हवाएं हैं। टेम्पोरल। सिमूक, प्रश्न में आ चुका है, अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म हवाएं, शुष्क हवा जिससे रेत और की आंधी आती है, दृश्यता समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना, सिमूक का नाम भी। हरमट्टन, सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व तथा उत्तरी पूर्वी दिशा में पश्चिम दिशा में चलने वाली या गर्म और शुष्क हवा होती है। हरमट्टन, जो अफ्रीका के पश्चिमी तट की उष्ण तथा आर्द्र हवाओं से शुष्कता लाती है, जिससे मौसम सुहावना और स्वास्थ्यप्रद हो जाता है। इसी कारण गिनी तट पर इसे डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर विंड किसे कहते हैं? तो हरमट्टन को डॉक्टर विंड कहते हैं। ठीक है, अब हमारा प्रश्न क्या था? उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पौने होती हैं। पूर्वी पौने व्यापारी पौने, पूर्वी या व्यापारी। पश्चिमी पौने पछुआ पौने, पश्चिमी या पछुआ। ध्रुवीय पूर्वी पौने या ध्रुवीय पौने, या इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग इसका उत्तर कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है पूर्वी या व्यापारिक पौने। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के द्वीपों सहित समुद्र की सीमा की लंबाई क्या है? 5516.5 किलोमीटर, 6516.6 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 8516.5 किलोमीटर। भारत के द्वीपों सहित समुद्र सीमा की लंबाई, द्वीपों सहित पूछा गया है। भारत की कुल तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर की है, जो 9 तटीय राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बनी है। ठीक है, तटों से सीमा साझा करते हैं। भारत के समुद्र तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव, कर्नाटक,
केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और द्वीपों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। ये 8-9 राज्य और ये 2 द्वीप समूह। ठीक है, तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, प्रश्न आ सकता है। तो गुजरात, जो सबसे लंबी तट रेखा साझा करता है वो है गुजरात। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, ठीक है, 973.7 किलोमीटर अपनी तटीय सीमा साझा करता है। तो 1 या 2 पूछा जाता है कि सबसे लंबी तटरेखा किसकी है और सबसे छोटी तटरेखा किसकी है। तो आपका सही उत्तर है भारत की दुनिया सहित समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर। याद रख लेना। ठीक है, यहां से भी जो प्रश्न आएंगे अब छूटेंगे नहीं, विश्वास है। 22वां प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ध्यान रखना। इसको ऑप्शन नहीं दिया इसमें। इक्वेडोर में स्थित कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। यह वर्तमान में सक्रिय अवस्था में है। इसकी जो ऊंचाई है 5897 मीटर है। इसका कोटोपैक्सी का कहाँ पे है, इक्वेडोर में। किस उपग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के बराबर है, अर्थात किस उपग्रह को पृथ्वी की बहन भगनी कहा जाता है। मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि। तो इसका सही उत्तर है पृथ्वी की भगनी या बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है, इसका ध्यान रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है 24वां, सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। आग्नेय चट्टाने, ग्रेनाइट चट्टाने, केवल 1, केवल 2। आइए चट्टानों पे भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। यहां से भी कोई प्रश्न अगर आता है तो छूटना नहीं चाहिए। धरातल के ऊपर स्थित संगठित पदार्थ जिसका निर्माण भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से होता है उन्हें चट्टान कहते हैं, ध्यान रखना। चट्टानें 3 प्रकार की, आग्नेय, अवसादी जिन्हें परतदार चट्टानें कहते हैं, कायांतरित या जिन्हें रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। ये 3 प्रकार की चट्टानें होती। अब इन्हीं 3 प्रकार के टूट फूट से बहुत सारी चट्टानें बन गई हैं। ठीक है, इसका जो आग्नेय चट्टान है इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा के ठंडा होकर जमने से होता है। चूंकि सर्वप्रथम इन्हीं चट्टानों का निर्माण होता है, इसी कारण इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। ये चट्टानें रेवेदार या दानेदार होती हैं। इनमें परतों का अभाव पाया जाता है, इसका भी ध्यान रखना। जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है, इसका भी ध्यान रखना। रूपांतरित तथा अवसादी चट्टानें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं से निर्मित होती हैं। उदाहरण के तौर पर ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो, पेग्माइट, डायराइट, पिच स्टोन आदि जो चट्टानें हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब यहां से कोई प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, सब कुछ बता दिया हूं आग्नेय चट्टानों के बारे में। प्रश्न आ सकता है प्राथमिक चट्टानें किन्हें कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है आग्नेय चट्टानों रेवेदार होती हैं या नहीं होती हैं, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। प्रश्न आ सकता है किन चट्टानों में परतों का अभाव पाया जाता है। रूपांतरित तथा अवसादी चट्टानें किन चट्टानों से मिलकर बनती हैं। तो ऐसे ऐसे प्रश्न उठाए जा सकते हैं। अब देखते हैं अवसादी चट्टानों को। इन चट्टानों का जो निर्माण होता है अवसादों के जमाव से होता है। इन चट्टानों में अवसादों की कई परतें पाई जाती हैं, क्योंकि एक अवसाद फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर जमता चला जाता है, तो ये परत बनती चली जाती है। इसमें रेवे नहीं पाए जाते, दाने नहीं पाए जाते। ठीक है, इसमें जो जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी चट्टानों में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म और खनिज तेलों की प्रधानता होती है, इसका ध्यान रखना। प्रश्न जो भी आए यहां से अब हल हो सकता है। धरातल पर अवसादी चट्टानों का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रों में पाया जाता है, लगभग 75% क्षेत्रों में, परंतु जो भूपर्पटी है इसके निर्माण में इनका योगदान सिर्फ 5% है। ठीक, इसका ध्यान रखना। इसके बाद इसके जो उदाहरण है बलुका पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, जिप्सम, डोलोमाइट और कोयला, ये कौन सी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बलुका पत्थर कौन सी चट्टान है, चूना पत्थर कौन सी चट्टान है, कोयला कौन सी चट्टान है, जिप्सम या डोलोमाइट
कौन सी चट्टान है। तो कहीं से भी प्रश्न आए याद रखना, अगर ये चीज़ें याद हो जाएंगी तो आप लोगों को बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इन चट्टानों में वनस्पति एवं जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। इन्हीं चट्टानों में कोयला, स्लेट, संगमरमर, नमक, पेट्रोलियम आदि प्राप्त किए जाते हैं। इन्हीं चट्टानों में खनिज प्राप्त किए जाते हैं। ये चट्टानें जो होती हैं ये छिद्रमय होती हैं, इसका ध्यान रखना। इसके बाद आता है कायांतरित चट्टानें। तापमान, जल तथा दाब के कारण आग्नेय व अवसादी चट्टानों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन के कारण या टूट फूट के कारण जो इनका रूप परिवर्तित होता है वो कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं। इन चट्टानों में कठोरता और दृढ़ता सर्वाधिक होती है। इसमें जीवाश्मों का अभाव होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। उदाहरण के लिए आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी चट्टानें जो हैं ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, एम्फीबोलाइट या बेसाल्ट को सिस्ट। ठीक है, बेसाल्ट, सिस्ट। तो ये तीनों याद रख लेना, प्रश्न आ सकता है। बहरहाल यूपीपी में ऐसे प्रश्न आने वाले नहीं है यहाँ से, हाँ यूपीएसआई में आ सकते हैं। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलें जो हैं क्ले एवं स्लेट, चूना पत्थर से संगमरमर, चाक एवं डोलोमाइट से संगमरमर, बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट, कांग्लोमेरेट से क्वार्टजाइट, बिटुमिनस कोयला से ग्रेफाइट व हीरा। तो इन चट्टानों से ये चट्टानें बन जाती हैं, इसका ध्यान रखना। क्योंकि यहीं पे यहाँ आंध्र प्रदेश में एक खान थी गोलकुंडा की खान, वहीं से कोहिनूर हीरा मिला था, वो भी कोयले की ही खान थी। तो रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से बनी शैलें हैं स्लेट से फाइलाइट, फाइलाइट से सिस्ट, गैब्रो से सरपेंटाइन। ठीक, दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिन की किस चट्टानों में कोयला पाया जाता है? प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है। तो अवसादी चट्टानों में कोयला जो पाया जाता है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक तो प्रश्न कहीं से भी आए। अगला प्रश्न है सबसे अधिक आगरा का किला। अगर प्रश्न आता है आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी तथा दिल्ली का लाल किला किन चट्टानों से निर्मित है? आप लोग उत्तर करेंगे कमेंट में। लोयस किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो वायुजनित अवसादी चट्टानें हैं लोयस। ठीक है, यूरेनियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो यूरेनियम जो पाया जाता है कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। और प्रश्न तुम्हारा क्या है? रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टानों में प्राप्त किया जाता है? तो यूरेनियम भी एक प्रकार के ये रेडियो सक्रिय पदार्थ है। ठीक है, भूपर्पटी में, पृथ्वी की भूप्रपटी में पाए जाने वाले जो तत्व हैं ऑक्सीजन 46.8%, सिलिकॉन 27.7%, एल्युमिनियम 8%। प्रश्न बनता है कि भूप्रपटी के निर्माण में पाए जाने वाले तत्वों की मात्रा कितनी है? तो आप लोग यहाँ से बता देंगे। पृथ्वी में तत्वों की मात्रा में लोहा जो होता है वो 35%, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन जो है वो 15% है। इसका भी ध्यान रखना। यहाँ से भी प्रश्न उठ सकता है कि कितना प्रतिशत लोहा पाया जाता है पृथ्वी में, तत्वों की मात्रा कितनी होती है? लोहा 35%, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%। ठीक है, तो आपका जो सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किन चट्टानों में पाया जाता है? तो कायांतरित चट्टानें या इन्हें ग्रेनाइट चट्टानों में भी प्राप्त किया जाता है। तो इसका ध्यान रखना। 25वां प्रश्न है जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में भारत के किस राज्य में पाया जाता है? जिप्सम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान या उड़ीसा। तो कहां पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है जिप्सम राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यहां से भी काफी ज्यादा प्रश्न आते हैं, इसीलिए लेके आया हूं। भारत में कोयले का सबसे अधिक भंडार कहां पाया जाता है? झारखंड, उड़ीसा, दोनों में केवल 2 सही। तो भारत में कोयले का सबसे अधिक भंडार कहां पाया जाता है? इसका जो उत्तर होगा कमेंट बॉक्स में कीजिए। आप लोग नहीं करेंगे? झारखंड और उड़ीसा में।
दोनों जगह, तीसरा सही है। ठीक है। 27वां, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है? तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। ये हुए 8 राज्य। ठीक है, यहाँ से होके गुजरती है। तो गुजरात से शुरू कीजिए, मिजोरम तक आप लोग चले जाइए। जो भी रास्ते में आए सबको गिनते हुए चले जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है, अपने आप आ जाएंगे। ठीक है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। ये 8 राज्य आपके हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। तो ये याद हो गए आप लोगों को। ठीक है, तो इसी तरीके से याद कर लेना, प्रश्न आ सकता है। कर्क रेखा 4 राज्य दे देंगे, 3 राज्य सही दे देंगे, 1 राज्य गलत दे देंगे। नहीं पता कहाँ से आया प्रश्न। अगर ये 8 राज्य याद हैं आप लोगों को, तो अब देखते हैं कर्क रेखा पर स्थित देश कौन से हैं। तो कर्क रेखा पर मैक्सिको, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, मिस्र, इस तरीके से कई देश आपको मिलेंगे। कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राजधानी कौन कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, पहली चीज। झारखंड की राजधानी जो है कर्क रेखा पर स्थित है, रांची। इसके अलावा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, कहाँ पे? कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित राजधानी है। अगर ये तीनों अगर पूछेगा सवाल में कि कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, मध्य प्रदेश दे देगा, 3 और राज्य दे देगा, छांटना रहेगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं देगा कि तीनों राज्य की। भारत में सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? पश्चिम यमुना नहर, उत्तर ऊपरी गंगा नहर, इंदिरा नहर या सरहिंद नहर? तो पंजाब की नहरों में सरहिंद नहर, ऊपरी दोआब नहर, नांगल बांध नहर, बिस्ट दोआब नहर, भाखड़ा नहर, पूर्वी नहर। ये कहाँ की नहरें हैं? ये पंजाब राज्य की नहरें हैं। यदि पूछा जाता है सरहिंद नहर कहाँ से निकाली गई है, तो पंजाब से। ऊपरी बारी दोआब नहर कहाँ से निकाली गई हैं? तो ये पंजाब से। हरियाणा की नहरों में पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा से निकाली गई है। गुड़गांव नहर हरियाणा के गुड़गांव से निकाली गई है, तो इसका ध्यान रखना। पूछता है उत्तर प्रदेश की नहरों में यमुना नहर, आगरा नहर, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर, बेतवा नहर। ये नहरें कहाँ से निकाली गई हैं? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से निकाली गई हैं, इसका ध्यान रखना। ठीक है, यमुना नहर कहाँ से निकाली गई है? तो उत्तर प्रदेश से निकाली गई। आगरा नहर कहाँ से निकाली गई है? उत्तर प्रदेश से निकाली गई। ऊपरी गंगा नहर कहाँ से निकाली